प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने कल आपसे बोला था कि मैं आपके लिए इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी 2026 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे तो वो लेकर आ गया हूँ। पहले हमारी यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। जी हाँ बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहो बच्चे कर सकते हैं। इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की कोई दो विशेषता लिखी। अब दो विशेषता की बात करेंगे तो कोई सा भी नगर है उसकी विशेषता निम्न प्रकार से दी गई है। पहली विशेषता दी गई है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। दूसरी हम बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली विशिष्ट थी, यानी कि अच्छी खासी बड़ी प्रणाली थी। भवनों से गंदा पानी निकालने के लिए नालों की, जो कि नाले और नालियाँ होती है, छोटे नाली होती है जो कि बड़े आकार के नालों में जाकर मिलती थी, ये उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका निम्न प्रकार से दिया गया बेटा। तो बच्चों अपन बात करें ग्रिड पद्धति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए, जो कि दिया गया है। ग्रिड पद्धति का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के लिए किया गया था। यानी हड़प्पा सभ्यता का, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, नगर नियोजन के लिए व्यवस्था दी गई थी। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसकी व्यवस्था जो कि सुव्यवस्थित सड़कें जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, सड़कें बहुत शानदार बनाई गई थी। वह नालियाँ थी। नगरों में सड़कों और गलियों का निर्माण लगभग एक ग्रिड पद्धति, जी हाँ बच्चों ग्रिड पद्धति की बात बता रहा हूँ, ग्रिड पद्धति में किया गया था, जो एक दूसरे को समकोण, ये IMP बनता है आपका, ऑब्जेक्टिव बनेगा, OT बनेगा, यहाँ से समकोण पर काटती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, जी हाँ बेटा, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, जो और नगर को अनेक खंडों में विभक्त करते। खंड क्या होता है, जैसे ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, ऐसे खंड जो होते हैं इनको अलग अलग बांटने का कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन जो कि फ्यांस है। फ्यांस होता है क्या, एक बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है ये ना, ये भी इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फ्यांस। तो फ्यांस घिसी हुई रेत एवं रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाने वाला एक पदार्थ। जी हाँ बेटा, देखिए यहाँ पर था रेत और रंग, चिपचिपे पदार्थ से मिश्रण से पकाकर बनाया जाने वाला एक पदार्थ था। इस पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल यानी कठिन होता है, बहुत ही कठिन यानी जटिल प्रोसेस थी। फ्यांस से बने पात्र यानी होता बर्तन, जो कि फ्यांस से बने पात्र सभ्यता कीमती माने जाते थे। इन पात्रों को विलासिता की वस्तु के अंतर्गत रखा जाता। विलासिता ध्यान रखना, इन वस्तु कौन से किसके अंतर्गत रखा जाता, विलासिता वस्तु के अंतर्गत रखा जाता था। आगे हम प्रश्न क्रमांक चौथे की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अवतल चक्कियाँ। हाँ बेटा, ये अवतल चक्कियाँ ये भी 2025 में आया हुआ प्रश्न है आपका, जो 2026 के लिए इंपोर्टेंट माना जा सकता है। अवतल चक्कियाँ की बात करेंगे हम, तो इसमें दिया है हड़प्पा स्थलों विशेष रूप से मोहनजोदड़ो के अनेक अवतल चक्कियाँ प्राप्त हुई थी। बहुत सारी हम देखें, अनेक की बात करिए ना, एक से अधिक अनेक अवतल चक्कियाँ प्राप्त हुई। विद्वानों का मानना है, विद्वान कौन होते हैं, बड़े बुजुर्ग, जो इन चीज़ों का जिसको नॉलेज अधिक होता है उसे विद्वान कहा जाता है, ठीक है। विद्वानों का मानना है कि इस अवतल चक्कियों में अनाज पीसना, क्या पीसना बेटा, अनाज, जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे हम घर में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, है ना, अनाज पीसा जाता था। ये चक्कियाँ मुख्यतः कठोर होती थी, कंकरीली होती थी और बलुआ प्रकार की होती थी। बलुआ पत्थर से निर्मित थी। ये चक्कियाँ मुख्यतः दो प्रकार की, यहाँ दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो प्रकार की थी। इनमें से एक वे जिन पर छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, तथा दूसरे वे कि जिनका उपयोग सभ्यता केवल सालन या तरी बनाने के प्रयोग में किया जाता। जैसे कि आप कह सकते हैं जड़ी बूटी और मसाले काटने में इनका प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न क्रमांक 5वां है, हड़प्पाई लिपि रहस्य में। रहस्य मतलब जिसको पढ़ा ना गया हो उसे रहस्यमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, रहस्यमय। रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता था, तो हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी, यानी कि चित्रीय से चित्र, ये हो गया, कोई सा भी चित्र बना दिया, ये चित्रात्मक, ये चित्र हो गया ना, चित्रात्मक है। यहाँ लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है बेटा, दाईं से बाईं ना, लेफ्ट है ना, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दुर्भाग्यवश इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली, यानी कि उस लिपि को पढ़ा ही नहीं गया। यह लिपि अभी तक एक रहस्यमय लिपि हुई है, इसलिए इस लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि करना है। उदाहरण भी देना अपने को, क्या देना, क्या पूछा उसने, उदाहरण, किस प्रकार से यहाँ कथन एक नगर नियोजन की ओर संकेत करती है प्रणाली, ठीक है। इसमें जैसे दिया है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों की स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी।
की गई थी। मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। क्या बोला उसने कि भाई मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि हड़प्पा सभ्यता को नगरों की जल निकास प्रणाली नगर नियोजन यानी कि नगर योजना की ओर संकेत करती है। ऐसा मानने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसा पहला कारण दिया है, हड़प्पा सभ्यता की ओर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली थी, यानी उसने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी बेटा, जल निकास प्रणाली को बोला गया। जैसे भवनों से गंदा पानी जो वेस्ट वाटर निकलता है उसकी बात हो रही है, तो भवनों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियाँ की उत्तम, नालियाँ जैसे मकान बना और मकान के साइड में छोटी छोटी नालियाँ होती, छोटी छोटी अपन नालियाँ बना देते हैं जिसमें गंदा पानी निकलता है। व्यवस्था की गई थी प्रत्येक घर में पक्की ईंटें, या पक्की ईंट की बात करेंगे, पक्की ईंटें से बनी छोटी नालियाँ होती है। अब ईंटों के यदि हम अनुपात की बात करें, इसका अनुपात था 1:2:4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आपका, ठीक है। और जो स्नानागृह और शौचालय से जुड़ी होती थी, ये जो नालियां हैं इनकी बात हो रही है, स्नानागृह और शौचालय से जुड़ी होती थी, यहाँ का पानी बाहर ले जाया जाता था। इनके द्वारा घर का गंदा पानी गली में बनी हुई मध्यम आकार की नालियों से बाहर पहुँचाया जाता था। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं, इसी का तीसरा, गली की मध्यम आकार वाली नालियाँ बड़ी सड़कों के साथ साथ बड़े नालों मिलती है। जैसे रोड बना है, क्या बना, रोड बना, उसके साथ साइड में नालियाँ होती है, नालियों से जाकर वो मिल जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, चौथा, कि यहाँ की नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई तथा ढकी होती है। ढकने से क्या है कि जैसे ये नालियाँ है, इसको ईंटों से ढक दिया, इसमें कूड़ा करकट किसी प्रकार का नहीं जाएगा, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार उन्हें हटाकर नालियों की साफ सफाई कर ले। अब नालियाँ भाई डस्ट जम जाए, इसलिए उनकी साफ सफाई के लिए भी अच्छा प्रबंध था। इसके बाद जल निकास प्रणाली केवल बड़े नगरों तक ही सीमित नहीं थी, यानी कि बड़ा नगर तक सीमित नहीं थी, उसे लॉन्ग छोटे छोटे जो नगर थे वहां तक भी उन्होंने जल निकासी प्रणाली बनाई गई थी। अभी तो अनेक छोटी बस्तियों में भी अनेक अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। उदाहरण, लोथल के घरों में निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया, किंतु नालियों का निर्माण पक्की ईंट। देखो घर जो बनाया है उनने, ये घर ये तो कच्ची ईंटों से बनाया गया, लेकिन जो नालियाँ बनाई गई, अपन नाली की बात करें तो वह नाली पक्की ईंटों से बनाई गई। इनका जो नालियों का निर्माण किया गया कहीं ना कहीं पक्की ईंटों से किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 की बात करेंगे। ये वाला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो बेटा। इसमें दिया गया है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए कि मोहनजोदड़ो किस प्रकार से फैला हुआ था और क्या क्या उसकी विशिष्टता थी। तो इसमें उत्तर की बात करेंगे। पहले गलियां, पहले हम देखेंगे उसकी गलियों की बात करें। गली जैसे अपन ने भी देखा था, मकान है, ये मकान बना है और इसके साइड में जो ये गली है, क्या है ये गली, ठीक है। तो गलियां जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है बहुत सारी गलियां। अब शहरों में तो क्या है, एक से एक घर है, उसके साइड में दूसरा घर है, तीसरा घर है, ऐसे घर हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आपको गली देखने को मिल जाएगी। अब ये ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो गलियां मोहनजोदड़ो में चौड़ी और सीधी, ये तो हो गई भैया आपका एरिया चौड़ा और ये हो गया सीधा, ये चौड़ा और ये सीधा, ठीक है। ये चौड़ा हो गया, सीधा हो गया, ठीक है। चौड़ी और सीधी सड़कें थी। सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती, कौन पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। और गलियां एक दूसरे को वर्गाकार और आयताकार खंडों में काटती थी। गलियों के दोनों ओर सभी, अब बात करें गलियों के दोनों ओर सभी घरों के साथ साथ नालियाँ थी। जैसे घर बना है, जैसे घर हो गया, यह घर हो गया, ये घर बना, तो इसके साइड में छोटी छोटी नालियाँ होती थी, है ना, छोटी छोटी नालियाँ होती थी, है ना, छोटी छोटी क्या होती थी, नालियाँ। यहाँ घरों के साथ साथ नालियाँ बनी होती है और शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था, यानी कि जाल है एक, जैसे बहुत सारी नालियाँ निकलती है, ऐसे जाल बने होते हैं ना, जाल बने। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं जल निकासी प्रणाली। अब यहाँ की जल निकासी, पहला हमने देखा गलियाँ, तो गलियाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब जल निकासी प्रणाली की बात करें। जल निकासी प्रणाली क्या थी, मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अति उत्तम थी। अति उत्तम है ना भैया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, शानदार जिसे कहते हैं। और सड़कें और गलियों को लगभग एक ग्रिड, अब आपने देखा था ग्रिड पद्धति क्या थी, एक नगर को बनाने के लिए एक योजना जिसे ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता था, ऐसा ही यहाँ जल निकासी प्रणाली और यहाँ की सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। और यहाँ एक दूसरे को समकोण पर काटते भी, थोड़ी देर पहले भी अपन ने देखा था, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं तो लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। समकोण पर काटती थी। गलियों और सड़कों को दोनों ओर पक्की, अब गलियों और सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियां बनी होती, कच्ची नालियां नहीं, पक्की नालियां, जिससे लीकेज का सामना नहीं होता। पक्की नालियां में लीकेज नहीं होता पानी का, ठीक है, जिससे घरों का गंदा पानी बहकर आता था, जिनमें घरों का जो गंदा वेस्टेज
पानी था, वाटर था, वो बहकर आता था। नालियाँ ढकी होती थी, नालियाँ क्या होती थी, ढकी। जैसे ये नालियाँ बनाई गई, इस पर उनने ईंट रख दी। क्या रख दी उनने, ईंट रख दी। अब ईंट रख दी, क्या ये ढक गई। अब बार बार कह रहा हूं मैं, ईंटों का अनुपात क्या था, 1:2:4। ये ईंटों का अपना अनुपात ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, ईंटों का अपना अनुपात हो गया, ठीक है। इसके बाद भवन की बात करेंगे, यानी कि जो अपना मकान होता है भवन। मोहनजोदड़ो में बस्ती 2 भागों में विभक्त की गई थी। देखो 2 भाग, ये एक भाग ये हो गया और एक भाग, थोड़ी थोड़ी दूरी मान लो आप, ये 2 भाग हो गए। 2 भागों में थी एक छोटी बस्ती, लेकिन उसे छोटी बस्ती लेकिन है ना ऊंचाई पर बनाया गया था। दूसरी बस्ती कहीं अधिक बड़ी थी, और दूसरी बस्ती की अपन बात करें तो वहीं कहीं अधिक बड़ी थी, उसे नीचे बनाया गया था, क्योंकि वैसे ही तो वो बड़ी है, नीचे से अच्छी दिखाएगी वो, है ना। और छोटी बस्तियों को दुर्ग और निचली बड़ी बस्तियों को निचला शहर कहा जाता। अब यहाँ तक भी करोगे तो आपका क्वेश्चन सही रहेगा। लिखना है तो इसको पूरा आप लिख सकते हो। देखिए जरा, मैं वीडियो को रोक दूंगा थोड़ी देर, आपको लिखना है तो आप इसको पूरा लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं विशाल स्नानागृह। देखिए विशाल स्नानागृह की बात करेंगे भैया, बार बार पूछा था विशाल स्नानागृह। विशाल स्नानागृह कहाँ मिला था हमें, कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। विशाल स्नानागृह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यानी सभी के लिए, सभी के लिए, सार्वजनिक यानी सभी के लिए, ठीक है। विशाल सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागृह था। इसमें कपड़े बदलने के लिए कमरे हुए करते हैं, चेंजिंग रूम होता था भैया। पहले के जमाने में भी क्या होता, चेंजिंग रूम, कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए होते थे। सीढ़ियाँ जलाशय, अब सीढ़ियाँ जैसे ये जलाशय हो गया, उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं बना के डायग्राम, भैया अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये डायग्राम हो गया, यहाँ सीढ़ियाँ होती थी, क्या होती थी यहाँ पर, सीढ़ियाँ। जलाशय में तल तक जाने के लिए, ये आपका तल हो गया निचला हिस्सा ना, यहाँ तक जाने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है। सीढ़ियाँ जलाशय के नीचे सतह तक, अब ये निचला सतह हो गया, ठीक है, सतह तक बनी हुई थी। स्नानागृह का फर्श, यानी कि जो नीचे का ये है ना फर्श, इसे फर्श कहते हैं। जैसे अपना तला रहता है ग्रामीण क्षेत्र में, ये फर्श है ना, फर्श ईंटों का बना हुआ था। पानी एक बड़ा कुआं, यानी कि कुआं हो गया, है ना, बड़े कुएं से जलाशय में आता था। सभ्यता इस विशाल स्नानागृह का उपयोग धार्मिक कार्य, कौन सी कार्य की बात हो रही है, धार्मिक कार्य की बात हो रही है, कौन सी, जहां पर पूजा पाठ, बड़े बड़े यज्ञ हवन होते, उस समय इसमें कार्य स्नान के लिए किया जाता था। यानी अच्छे कार्य के लिए यहाँ विशाल स्नानागृह में सार्वजनिक लोगों का स्नान किया जाता था, और सार्वजनिक लोग इसमें स्नान करते थे। आगे अपन बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां अपना निकल कर आए, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना। अब नगर निर्माण योजना की बात करेंगे। नगर निर्माण योजना की कोई 5 विशेषता बतानी है, तो 5 विशेषता कौन कौन सी। पहली विशेषता सड़कें। पहले तो सबसे पहले तो भाई कोई सा भी नगर होगा तो हम रोड की बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे, रोड की बात करेंगे। तो हड़प्पाई वासियों ने नगर को निर्माण एवं एक निश्चित योजना के अनुसार किया था। इस नगर का जो निर्माण किया, एक निश्चित योजना, अपन ने देखा था ग्रिड पद्धति, है ना, ग्रिड पद्धति से इसका निर्माण हुआ था, अपन ने पहले वीडियो में देख चुके हैं, जो पहले आगे क्वेश्चन गया है ना, ग्रिड पद्धति से इसका योजना बनाई थी। नगरों में जो सड़कें थी वे उत्तर दक्षिण, कहाँ की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर जाती थी। सड़कें की चौड़ाई 9 से 34 फीट थी। इसकी चौड़ाई की अपन बात कर रहे हैं तो देखो बेटा दिखाई दे रहा है आपको, 9 से 34 फीट तक होती थी। और यहाँ संपूर्ण नगर वर्गाकार और आयताकार खंडों में बटा हुआ था, वर्गाकार और आयताकार खंडों में बटा हुआ था। चलिए इसमें आगे बात करते हैं अपन, साफ सफाई का प्रबंध बात करेंगे। देखिए सबसे मेन चीज साफ सफाई का प्रबंध है ना, नगर में साफ सफाई का अच्छा प्रबंध था। शहर के गंदे पानी को बाहर ले जाने के लिए नालिया का प्रबंध किया था। ये शहर का जो गंदा पानी, तो जो जैसे शहर हो गया, ये अपने छोटे छोटे मकान हो गए, घर हो गए, ये शहर हो गया, और शहर से जो गंदा पानी उसको निकालने के लिए नाली का निर्माण किया था। साफ सफाई का प्रबंध बहुत शानदार था, नालियों का प्रबंध किया था। और सड़कों के किनारे कूड़ेदान, अब जैसे सड़क हो गई, ये रोड हो गया, इसके साइड में कूड़ेदान, डस्टबिन जिसे कहते हैं, डस्टबिन है ना, डस्टबिन भी इसमें बनाए गए थे। इसके बाद भवन निर्माण, जो कि हमने पहले भी देखा था, भवन निर्माण। हड़प्पाई वासी भवनों के निर्माण के लिए पक्की ईंट, किसका उपयोग कर रहे हैं, पक्की ईंटों का। बार बार देखिए पक्की ईंट आ रही है, निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। मकान हवादार होते थे, क्या होते थे, हवादार। हवादार का मतलब जिनमें आसानी से हवा आ जाए। मकानों के अंदर आंगन होता था, कुआं। एक कुएं का ऑब्जेक्टिव बनेगा। यहाँ हमें कितने कुएं के अवशेष मिले थे बच्चों, 700 कुएं के अवशेष मिले थे। जीना, जीना यानी सिड़ाव। रसोई घर, स्नानागार, रसोई घर को आज इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज किचन बोलते हैं, स्नान का वॉशरूम, ठीक है, होते थे। इसके बाद सार्वजनिक स्नानागृह, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा था। हड़प्पाई सभ्यता की सबसे आश्चर्यजनक चीज सार्वजनिक स्नानागृह था। यहाँ स्नान मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला था। बहुत ही विशाल स्नानागृह था, और इस स्नानागृह में क्या भैया, धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उस समय इसमें स्नान किया जाता था। और ये सभी लोगों के लिए था, बहुत बड़ा था, ठीक है, जैसे कि अपन उदाहरण के लिए देखा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। इसके बाद अन्नानागृह था, भोजनालय।
हड़प्पा की आश्चर्यजनक इमारतें अन्नानाग्रह थे, इसमें लंबाई 5 मीटर, इसकी लंबाई की बात करेंगे बेटा तो 5 मीटर, चौड़ाई इसकी 4 से 15 मीटर थी, इसमें प्रत्येक भाग 6 हॉल थे। क्या क्या ये हॉल होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े हॉल हो गए, ठीक है, ये हॉल हो गए अपने मकान के जो हॉल होते हैं ना, बड़े बड़े हॉल। इस भवन का प्रवेश द्वार रावी नदी, किसकी नदी की बात कर, रावी नदी के तट की ओर है। यहाँ पर सार्वजनिक भोजनालय का अवशेष मिला है, सभी लोग भोजन यहाँ पर करते थे। हमें अवशेष मिला, अवशेष मिला, क्या मिला बच्चों में, अवशेष से ही हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद कुएं के प्रबंध की हम बात करेंगे, यहाँ पे कुएं के प्रबंध की, तो हड़प्पा सभ्यता के इन नगरों में कुएं का बहुत अच्छा प्रबंध है। यानी कुएं अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, 700 कुएं के अवशेष मिले थे यहाँ, लगभग 700 कुएं है ना। नगरों में कुएं का बहुत अच्छा प्रबंध था। सार्वजनिक स्थानों पर बड़े बड़े कुएं, और कितने कुएं मिले थे हमें, बार बार बोल रहा हूँ, ये ओटी बनेगा आपका, कितने अवशेष मिले थे, 700 कुएं के अवशेष हमें प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण। देखिए किसी भी चीज का विनाश होता है तो कोई ना कोई तो कारण होता है, ठीक है। तो विनाश के हम कारण की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ तो उसकी बात करेंगे। पहला जो कि थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण, हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस प्रकार और कब हुआ। अब यहाँ किस प्रकार और कब हुआ इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। इस संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं, क्योंकि वहां भाई लगभग काफी पुरानी सभ्यता, तो इसका कोई हमें अब तक प्रमाण नहीं मिला। लेकिन प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बोला गया है कि भैया कुछ लोग ऐसे बोला करते थे, या कुछ लोग उस समय कुछ विद्वान थे, उनने ऐसा बोला था कि अनेक विद्वानों ने कल्पना कह सकते हैं, कंफर्म नहीं कर रहे लेकिन कल्पना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अपन, कल्पना तथा अनुमान, या हो भी सकता है या नहीं भी, के आधार पर इस सभ्यता का विनाश के कई कारण बताए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या कारण रहे हैं जिनका विवरण अंकित किया गया है। जैसा पहला बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण का मतलब एक देश ये हो गया, दूसरा देश है, इन दोनों के बीच में फाइट हो गई भैया, क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो बाहरी आक्रमण, अनेक विद्वानों का अनुमान है कि किसी बाहरी जाति के आक्रमणकारी ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। बाहरी आक्रमण या तो इसने कर दिया, इधर से भैया इधर से लड़ाई हो गई, इधर से लड़ाई हो गई, बाहरी आक्रमण ने इस सभ्यता का विनाश किया। हड़प्पा सभ्यता के निवास समृद्ध, अच्छा मैं बात कर रहा हूँ बेटा, समृद्ध यानी अच्छा, यानी ये लोग क्या बहुत अच्छे थे, बहुत ही मतलब इनके पास पैसे वैसे हो सकते हैं, दौलत हो सकती है, और यहाँ शांति प्रिय थे। कौन से थे बेटा, शांति प्रिय, यानी कि इनका लड़ाई झगड़ों से कोई मतलब नहीं था, शांति प्रिय थे। और इनके नगरों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध नहीं था। इनके पास क्या भैया, जैसे नगर बना है, इसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं था, और ना ही इनके पास अच्छे हथियार के लिए, जैसे अपन छोटे से उदाहरण देख रहे बंदूक का है ना, सॉरी गन बनी नहीं मेरे से गन, आप समझ लेना, ये गन बना रहा हूँ मैं, या फिर तलवार देख लो आप, छुरी वगैरह जो भी देख लो, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अच्छा प्रबंध नहीं था और इनके पास अच्छे हथियार भी नहीं थे, इसलिए वे बर्बर जातियों के आक्रमण का शिकार हुए होंगे। देखिए हुए होंगे बोला है, हुआ नहीं बोला है, हुए होंगे। क्यों हुए होंगे, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मोहनजोदड़ो में सड़कें, गलियां और आंगन आदि अनेक अस्थिर पंजर मिले। अच्छा अस्थिर पंजर यानी कि टूटे फूटे। इससे यहाँ निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष यानी कि सबसे आखिरी में जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ, कैसा निष्कर्ष हमने बोला कि हमने ऐसा बोला कि यहाँ किसी आक्रमण कर दिया होगा, लेकिन जब वहाँ अस्थिर पंजर मिले तो हमें निष्कर्ष निकला कि बाहरी लोगों ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया होगा, अचानक से, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अचानक से, है ना, ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, अचानक आक्रमण कर दिया होगा, इसकी हत्या कर दी। और किंतु यहाँ मत उचित प्रतीत नहीं होता। अब बोला उनने भैया उचित प्रतीत नहीं होता, कंफर्म नहीं है, कंफर्म किसी प्रकार कंफर्म नहीं है, क्योंकि उत्खनन में जो अस्थियां प्राप्त हुई, हमें हड्डियां जो मिली है प्राप्त हुई, वह एक नस्ल की है, यानी सेम जाति की बोले जा सकते हैं, एक ही नस्ल है ना बेटा, एक ही नस्ल की है। यदि बाहरी आक्रमण हुआ होता तो आक्रमणकारी भी मरे हुए होंगे, यदि आक्रमणकारी मरे हुए होंगे तो उनकी भी तो अस्थियां मिलती, लेकिन हमें उनका कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए ये कहना कंफर्म नहीं है कि बाहरी आक्रमण हुआ होगा। दूसरी कंडीशन जलवायु परिवर्तन। अब देखिए बेटा जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन हुआ, अचानक से ठंड का बढ़ जाना, अचानक से ठंड का बढ़ जाना, ठीक है। तो अनेक विद्वानों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, कौन सा बेटा, जलवायु परिवर्तन, जल और वायु इनका परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। विद्वानों का मत है कि प्रारंभ से सिंधु सभ्यता वर्षा प्रचुर रूप से होती थी, अच्छी, प्रचुर यानी अधिक मात्रा में प्रचुर रूप से होती थी, किंतु कालांतर में वर्षा कम होने लगी, धीरे धीरे क्या हो गया भैया, कम होने लगी, और धीरे धीरे प्रदेश रेगिस्तान बन गया। क्या बन गया बच्चों, प्रदेश रेगिस्तान बन गया, अतः नगर धीरे धीरे उजड़ने लग गया। विद्वानों के इस अनुमान में कुछ सार प्रतीत हुआ, यानी उनको ऐसा लगा हाँ भैया हम सही कह रहे हैं, क्योंकि संसार में अनेक क्षेत्र की जलवायु तीव्र परिवर्तन, तेज गति से परिवर्तन हुई,
जिसमें जो क्षेत्र कभी हरे भरे थे, क्या थे बेटा, जो क्षेत्र अच्छे एनवायरमेंटल की बात करें हरे भरे थे, वे आगे चलकर उजड़ गए। क्या हो गया, आगे चलकर उजाड़ हो गया उन शहरों का, है ना, उन नगरों का। यदि सिंधु सभ्यता में भी ऐसा ही हुआ होगा, यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा हुआ होगा, इस कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगली बात कर रहे हैं अपन बाढ़, यानी कि अपन आगे बात कर रहे हैं बाढ़ का आ जाना। किसका आ जाना, बाढ़ का। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदी, देखिए सहायक नदी जो उसके साथ रहती है ना, साथ थी मतलब, सिंधु तथा उसकी सहायक नदी कि बाढ़ ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर का विनाश किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि इसकी बाढ़ ने ही इसका विनाश किया है। यहाँ पर उत्खनन में सिंधु नदी के वर्तमान तल, यानी कि वर्तमान तल ये हो गया, और यहाँ देखिए अपन एक मकान बना देते हैं, ठीक है, एक 3rd फ्लोर का मकान बना देते हैं। 3rd फ्लोर का मकान जिसकी हाइट कितनी दो, इसकी हाइट दो भैया, तल से, ये तल हो गया, इससे इसकी हाइट दो आप 21 मीटर, 21 मीटर ऊंचाई पर नदी की रेत। अब जो ये नदी बह रही थी, इसकी रेत कहाँ मिली, 21 मीटर ऊंचाई पर इसकी रेत मिलती है, ठीक है, रेत तथा मिट्टी मिली, जिससे स्पष्ट होता है कि नदियों में बाढ़ का पानी कभी कभी 21 मीटर तक भी चढ़ जाता था। इसलिए हमने अनुमान लगाया कि शायद बाढ़ आई होगी। अगला इसी में दिया भूकंप। अच्छा, भूकंप क्या, धरती का हिलना भूकंप कहलाता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि सभ्यता किसी शक्तिशाली भूकंप, कंफर्म नहीं कह रहे हैं ना, शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो बच्चों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, और जिन जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6264740646। इन पर आप नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं, आपका नाम, पता, स्कूल का नाम और नोट्स मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, जो कि फ्री है। क्या है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट काई के लिए, आपके 2026 के MP बोर्ड के पेपर के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कल मिलते हैं पुनः भाग 2 के साथ।